चलिए इस वीडियो में हम आप सबको जो है ना क्लास 10वीं का हमने इसको कई बार रीड किया है, उसको हम फिर से आप सबके साथ रीड करते हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी के लिए हम वीडियो बना रही है, रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है और इसमें लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ये क्लास 10वीं का NCERT साइंस है। जैसे ये 10वीं का कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 9th का भी हम साइंस लेते आएंगे। आप सबको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और ये बेनिफिशियल रहेगा अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए। हमने कई बार पढ़े हैं, उसी में हम अंडरलाइन किए हैं तो उसको रिवीजन के तौर पर हम कर रहे हैं। तो आप सबको अच्छा लगता है तो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है। चलिए पहला है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद है अम्ल एवं क्षार, उसके बाद है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके बाद है जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे होते हैं, आनुवांशिकता, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण। ये सारे चैप्टर है और सारे चैप्टर को हम एक बाय एक करके क्या करें, रीड करेंगे। और ये थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर हम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम फास्ट ही करेंगे। चलिए अपना पहला चैप्टर आज करते हैं स्टार्ट। पहला चैप्टर है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। चलिए अब पहला चैप्टर को करते हैं स्टार्ट और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उस समीकरण। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्योंकि हम रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं। तो हमने पहली बार जब रीड किए थे तो अंडरलाइन किए थे, तो उसी अंडरलाइन पार्ट्स को हम पढ़ेंगे और वही आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये ज़्यादा करके बेनिफिशियल रहेगा रेलवे के लिए। तो अगर आप सब चाहते हैं इसका नोट्स भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ अंडरलाइन किए हैं, जैसे कि गर्मियों में कपड़े के ताप, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे तथा तवा तथा तसला तथा कीले को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन कौन सा प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। भोजन पकाया जाता है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। और हम सांस जो लेते हैं वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंगूर का किण्वन, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकाया जाना ये उतना इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में भोजन को पचाया जाता है रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। हम सांस जो लेते हैं वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये थोड़ा सा जहाँ पर हम अंडरलाइन किए हैं आप सबको दिखाई दे दे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते। यहाँ पे है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे एक मैग्नीशियम रिबन को एक रेशम मार्ग, जिसे आप सब बोलते हैं श्रेष्ठ पत्र, से रगड़कर साफ कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों को यथासंभव उसे दूर रखें, ये लिखा है, ठीक है। अब आता है कि मैग्नीशियम रिबन है क्या। जब मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस में, जब हम मैग्नीशियम को वायु के संपर्क में जब इसे जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कैसे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना सफ़ेद कलर का होता है। जहाँ पे इक्वेशन का जरूरत है वहाँ पे खुद से इक्वेशन लिख दी है, आप सबको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। जब हम ये अच्छा से एक बार क्वेश्चन आता है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु के संपर्क में दहन करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं, MgO बनता है। और इसको ये जब जलता है तो सफ़ेद कलर का हमें क्या मिलता है, धुआं मिलता है। जब मैग्नीशियम को वायु के संपर्क में जलाते हैं तो क्या मिलता है, सफ़ेद कलर का धुआं मिलता है। ये बार एग्जाम में पूछता है। तो जब Mg को O2 के संपर्क में जलाएंगे तो MgO2 बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे देखिए हम अंडरलाइन किए हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं तो वह श्वेत
लौह देता है। श्वेत लौह मतलब सफ़ेद श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब मैग्नीशियम को आप जलाइएगा तो वहाँ पर हमें कैसे लौह प्राप्त होगा? श्वेत लौह, जिसे सफ़ेद लौह भी बोलते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण या मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या मिलेगा? चूर्ण मिलेगा। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का, तो जब मैग्नीशियम को वायु में जलाएंगे तो इसका अभिक्रिया क्या होगा? Mg+O2 ईरो 2MgO प्राप्त होगा। यहाँ जलने पर श्वेत ज्वाला उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कैसन ज्वाला उत्पन्न होगा? श्वेत ज्वाला उत्पन्न होगा। चलिए उसके बाद आगे है, चलिए यहाँ पर कुछ समीकरण हम लिखे हैं उसको देख लेते हैं। जिंक को जब HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे ZnCl बनेगा, ZnCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त होगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जब जिंक को सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो जिंक सल्फाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब आता है, जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें क्या सब परिवर्तन होता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या सब परिवर्तन होता है? रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन क्या सा होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होगा, उसके अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निष्कासन तथा उत्सर्जन होगा। या तो गैस का निकलेगा या उसका क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या सब परिवर्तन होता है? गैस का निष्कासन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन होगा। जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो ये सारा क्रिया होता है। चलिए उसके बाद है, जब हम जब मैग्नीशियम, देखिए ये आएगा आपके एग्जाम में, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा हम वहीं पर लिखेंगे। और चलिए उसके बाद है कि Mg+O2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? MgO2 बनेगा। चलिए यहाँ पाते हैं रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन ये है, आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा क्योंकि क्लास 9th में ही पढ़ाया गया था द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो यहाँ बोल रहे हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो मतलब ये बोल रहा है कि ना तो द्रव्यमान को हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एक से दूसरे में जा सकता है, ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे बर्बाद कर सकते हैं। यह कहाँ से आया? द्रव्यमान संरक्षण नियम को है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। चलिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, आप सब पढ़ भी सकते हैं। ये बार बार पूछता है एग्जाम में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, ये कौन सा नियम पर आधारित है? तो इसको बोल सकते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आता है कि यहाँ पर कंकाली समीकरण को ही क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है? आवश्यक होता है, क्योंकि इसके दोनों पक्षों में क्या होता है? द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। तो ये याद रहना चाहिए, कंकाली समीकरण को ही क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कंकाली
समीकरण को क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, क्योंकि इसके दोनों पक्षों में क्या होता है? द्रव्यमान समान नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है? हमको बराबर करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर एक संक्षिप्त में लिखा है, जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे, जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे हमें प्राप्त क्या होगा? जिंक सल्फेट। क्या प्राप्त होगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम सबके लिए हाइड्रोजन गैस, ये पूछेगा एग्जाम में। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या सब प्राप्त होगा? तो ये याद रखना चाहिए, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 और जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे क्या होता है कि जो गैस निकलता है ना, उसे तीर के निशान से हम दिखा देते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी आप मॉक टेस्ट मारिएगा तो आएगा, ये इसको ये जो होता है ना, कोई भी रासायनिक समीकरण में तीर से पीछे जो होता है, तीर से पीछे, इसे बोलते हैं रासायनिक, इसे बोलते हैं अभिकारक। ये भी क्या हो गया? अभिकारक हो गया, ये भी अभिकारक हो गया। और इसके बाद जो ये बन के आते हैं, इसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए A प्लस B एरो बना है AB, तो इसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। ये भी क्या है? अभिकारक। अभिकारक अभिकारक मिलकर क्या बना है? उत्पाद या प्रतिफल। क्या बनता है? उत्पाद या प्रतिफल बनता है। ये देखिए, ये क्या हो गया मेरा? अभिकारक। ये भी अभिकारक। अभिकारक अभिकारक मिलकर क्या बना? ये सब क्या? उत्पाद या प्रतिफल। अब जब भी होता अभिकारक, तीर के बाएं ओर होता है। किधर होता है? तीर के बाएं ओर होता है। जबकि प्रतिफल जो होता है या उत्पाद जो होता है, तीर के दाएं ओर होता है। तीर के दाएं ओर होता है। जब भी अभिकारक लिखते हैं तीर के बाएं ओर, और उत्पाद को तीर के दाएं ओर लिखते हैं। और इन दोनों के बीच में हम बराबर के चिन्ह नहीं लेते हैं, हर वक्त क्या लेंगे? तीर का निशान लेंगे। और इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लेते हैं, ना ही भागा के चिन्ह लेते हैं, ना ही गुना के चिन्ह लेते हैं। हर वक्त हम किसका साइन लेते हैं? प्लस चिन्ह का साइन लेते हैं। ये भी मॉक टेस्ट में आपको आ जाएगा कि अभिकारक को तीर के किधर लिखते हैं? दाएं या बाएं ओर। तो आप सब क्या बोलेंगे? बाएं ओर लिखते हैं। जबकि उत्पाद या प्रतिफल को दाएं ओर लिखते हैं, और इसे प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं, ना कि माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं, ना ही भागा के चिन्ह से, ना ही गुना के चिन्ह से दर्शाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पेज में इतना ही इम्पोर्टेंट था। एक बार फिर से आप सब और भी करके देख सकते हैं, हम फिर से आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो। ये पेज, यहाँ पर यही लिखा है जो हम अभी आपको बताएं। इसमें प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। और अभिकारक जो होता है, जो किधर होता है? LHS में होता है, जबकि उसके उत्पाद का किधर होता है? RHS में होता है। और इसे तीर की चिन्हों से दर्शाते हैं, ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जितना बता दिए इतना ही एग्जाम में बार बार आता है। चलिए, एक वीडियो में एक चैप्टर रहेगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको किसी से तो मतलब है नहीं, क्योंकि हम खुद अपने लिए पढ़ रहे हैं। चलिए, उसके बाद ये देखिए जो लिखे हैं, अभी आप सबको समझा रहे थे, दिखाई नहीं दिया होगा, यही बोल रहे थे। जब A और B मिलाएंगे तो बनेगा AB। तीर के इधर LHS, जिसे हम बायां ओर बोलते हैं, बायां ओर क्या लिखा रहता है? अभिकारक रहता है। दायां ओर क्या रहता है? उत्पाद या प्रतिफल रहता है। और इसमें प्लस चिन्हों से दर्शाते हैं, ना कि माइनस प्लस भागा से दर्शाते हैं। ऐसे हर वक्त तीर के निशान से दर्शाते हैं, बराबर के चिन्हों से नहीं दर्शाते। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, इस पेज में कुछ नहीं है। इस पेज में है कि कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया है, और उसे हमको क्या करना है? रासायनिक संतुलित करना है। तो पहला अब संतुलित करने के लिए आप सब क्लास 10वीं में सीखे होंगे, तो हम संतुलित करने के लिए तीर्थों विधि से आप सबको बता देंगे। जो भी इसमें समीकरण होगा, सारे समीकरण को हम बताएंगे। आपका मन होगा तो उसको छाप सकते हैं। चलिए, यहाँ पहला दिया समीकरण, जब हम आयरन को, Fe को क्या बोलते हैं? आयरन। Fe को, आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो बनेगा फेरस
ऑक्साइड, क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड। फिर ये पूछ देते हैं फेरस ऑक्साइड Fe3O4 का नाम क्या है, तो क्या है नाम है, फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Fe3O4। Fe3O4 प्लस यहाँ से कौन सी गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Fe कितना है, Fe3 है, यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पर 1 है, तो Fe3 को यहाँ 1, यहाँ भी 3 दे देंगे, तो Fe देखिए यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब आता है कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 4, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम 4 बना लेते हैं, तो 4 बना लेते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूनी 8, तो इस 2 को 8 बनाने के लिए यहाँ पर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। पूरे पेज में सिर्फ यही है इक्वेशन। इसको संतुलित कैसे करता है आप सब लोग क्लास 10वीं में सर सिखाया होगा, तो उसी मेथड से कराया है, तो हम तो आपको जो भी बताएंगे तीर्थुक्का विधि से बताएंगे, और इसी को 2 पेज तक ले गए। एक देख लीजिए आप सब, फिर भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आप सब बोलेगा कि नहीं दिखाए हैं, तो देख लीजिए इस पूरे पेज में क्या दिया है, बस इसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहा है। चलिए, इसके नेक्स्ट पेज पर भी इसको संतुलित नहीं हुआ, तो अंत तक देखिए संतुलित जो क्या है, चलिए लास्ट में देखिए, यही जो हम आप सबको संतुलित करके दिखाए थे, यही संतुलित ये भी क्या है कि 3, यहाँ पर देखिए Fe3 गो है, यहाँ पे Fe3 गो है, ऑक्सीजन कितना 4 गो, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। ये जो हम किए थे ना, इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, जिसे हम सब क्या बोलते हैं, तीर्थुक्का विधि भी बोलते हैं, हम सबको सर यही बताया था। हिट एंड ट्रायल विधि से हम आपको यहाँ पर करके दिखाए थे। आप सबको भी एग्जाम में आएगा, तो ऐसा नहीं कि पूरे प्रोसेस लिखना है, प्रोसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लीजिएगा। तो देख लीजिए कि इधर Fe3 गो है, तो इधर भी 3 गो करना है, हाइड्रोजन इधर 8 गो, तो हाइड्रोजन इधर 8 गो, ऑक्सीजन 4 तो 4, दोनों साइड हम जो भी एलिमेंट दिया उसको बराबर कर लेंगे और मेरा संतुलित हो जाएगा। ये कभी कभी एग्जाम में बार बार रेलवे के एग्जाम में आता है, तो इसलिए, और हम तो ये रिवीजन के तौर पे है, तो आप सबको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए, इस पेज में जो दिया है उसको हम साइड में भी लिख देते हैं। चलिए, ये तो बता ही दिए थे ये क्या है संतुलित करने के लिए, फिर भी यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं गैस को हम जी से सूचित करते हैं। गैस को किससे, जी से, इसमें पूरे लिखा यही है, हम इसको संक्षिप्त में यहाँ लिख लिए हैं। तो गैस को किससे, जी से सूचित करते हैं, द्रव को एल से, जलीय विलयन को AQ से, जलीय विलयन को किससे, AQ से, जबकि ठोस को S से सूचित करते हैं। चलिए, कभी कभी ये क्रिस्टल क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये यहाँ पर आता है कि Fe जो, अगर आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए Fe3O4 Fe, ये जो लिखे हैं ना, तो ये कभी ये संतुलित है, परंतु जब ऑप्शन में ये भी रहे और ऑप्शन में ये भी रहे, ऑप्शन में ये भी रहे, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, तब उस टाइम में उसको ना चुनकर हम इसको चुनेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना, इसकी भौतिक संकेत के साथ दर्शाया गया, जबकि वहाँ पर भौतिक संकेत के साथ नहीं दर्शाया गया, इसीलिए वो कभी कभी क्या होता है, गलती माना जाता है, और जबकि ये सही माना जाता है। तो आप सब भी इस टाइप से लिखिएगा। और यहाँ पर जैसे कि H2O क्या बोलते हैं, ये गैस है, H2O ये क्या है, यहाँ पर जो देखते हैं, जहाँ लिख देते हैं, ये जो है H2O यहाँ पे क्या है, गैस है, और किस रूप में गैस है, भाप या जलवाष्प के रूप में है, चलिए भाप ही बोलिए। ये H2 जो है किस रूप में, जब Fe3 और H2O जो मिलाते हैं, यहाँ पे ये सूखा, ये ठंडा जल नहीं है, ये क्या है, भाप है। तो
ये पता चल ही गया। अब आता है कि किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के साथ नीचे तीर निशान के ऊपर लिख देते। जैसे कोई भी अभिक्रिया होता है, कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसके ऊपर में देखे होंगे आप सूर्य प्रकाश लिखा हुआ या क्लोरोफिल लिखा हुआ, तो इसी को बोलते हैं। जब हम उस पर ताप देते हैं तो उसके ऊपर में लिख देते हैं ताप। जब उस पर दाब देते हैं तो दाब लिख देते हैं। उत्प्रेरक, कोई उत्प्रेरक डालते हैं तो वो भी लिख देते हैं। उत्प्रेरक को अगला चैप्टर में भी हम दिखा देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं CO। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं, हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं, CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी एक टाइप की गैस है। जबकि हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं कितना? 340 ATM। ATM सबसे पहले आता है। ATM हाई क्या? इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रेशर। ये जो है ना दाब का ऐसा, ये दाब का क्या है? संकेत है। ATM क्या है? 340 ATM दाब डालते हैं तब ये बनता है CH3OH। CH3OH, जबकि ये क्या फॉर्म में होता है? द्रव के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? द्रव के फॉर्म में। और CH3OH को बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। CH3OH क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। CH3OH क्या है? मिथाइल अल्कोहल। ये जो ऊपर में दिए है ना, इसके ऊपर में हम ये भी लिख सकते हैं, दाब भी लिख सकते हैं, 340 दाब। तो अब आता है कि जैसे कि ये आप पढ़े होंगे C6CO2, ये यहाँ पर संतुलित है। तो 6CO2, CO2 क्या है? C2 क्या है? यहाँ पर CO2 गैस नहीं है, यहाँ पर जलीय विलयन है। CO2 का क्या है? जलीय विलयन में जब हम 12H2O मिलाते हैं, 12 ये H2O क्या है? यहाँ पर द्रव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? द्रव के फॉर्म में है। जब इसे सूर्य प्रकाश या क्लोरोफिल, जब इसे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ मिलाते हैं, जब 6CO2 को 12H2O के साथ मिलाते हैं, किसके प्रेजेंट में? सूर्य प्रकाश वहाँ होना चाहिए। और ये पेड़ पौधे के लिए है, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज बना रहे हैं तो क्लोरोफिल उसमें होना चाहिए। तो क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है? 6H12O6। 6H12O6 किसका सूत्र है? ग्लूकोज का 6। और ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है? जलीय फॉर्म में। ये जलीय फॉर्म में मिलेगा और 6O2 बनेगा और 6H2O बनेगा। यहाँ पूछ देता है, जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो कितने कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाते हैं? तो 6 कार्बन होते हैं और 12 ऑक्सीजन होते हैं। और यहाँ पर भी 24। तो यहाँ पर देख लीजिए, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 24 ऑक्सीजन होते हैं। तो चलिए उसके बाद आते हैं आगे। इसको बोलते हैं प्रकाशीय समीकरण। ये जो लिखा है 6, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं तो इसलिए इसको कौन सा समीकरण भी बोल सकते हैं? प्रकाशीय समीकरण भी बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कुछ 6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं। 6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं, जबकि C12O22 H12 को हम सुक्रोज या चीनी बोलते हैं। सुक्रोज या चीनी बोलते हैं। ये चीनी का फॉर्मूला है C12O22 H12 को क्या बोलते हैं? सुक्रोज या चीनी बोलते हैं। जब यहाँ पे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जब बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर इसके नीचे में हम लिख भी दिए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन के Cl जब मिलाते हैं तो HCl बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ मिलाते हैं, जब बेरियम BaCl2 को बेरियम क्लोराइड को क्या होता है सूत्र? BaCl2। जब इसको एल्युमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4
कि हॉल 2 के साथ जब मिलाते हैं तो यह बनता है बेरियम सल्फेट। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनता है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। जबकि बेरियम सल्फेट जो है ना किस कलर का होता है? सफ़ेद कलर का होता है और यह अवक्षेप के रूप में होता है। अवक्षेप का मतलब होता है कि जब हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो वहाँ से जो कुछ कचरा बच जाता है वो श्वेत कलर में होता है। यहाँ पर किस कलर में? श्वेत कलर में। उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मिलाने के बाद अवक्षेप प्राप्त होता है उसे कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे आता है कि सोडियम को जब जल के साथ मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जब हम सोडियम को जल के साथ मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल प्राप्त होता है। सोडियम के लिए Na, जल के लिए H2O, जब मिलाते हैं NaOH में क्या बनता है? NaOH प्राप्त होता है इस, और हाइड्रोजन के H2O। चलिए यहाँ पर आते हैं जब जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील जब भी अवक्षेप प्राप्त होगा तो वो क्या होगा? जल में घुलनशील नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछता है। बेरियम सल्फेट क्या है? एक अवक्षेप है और बेरियम सल्फेट जो है ना जल में कभी घुलनशील नहीं होगा। जो भी अवक्षेप होता है जल में अघुलनशील होता है। तो चलिए इसके लिए हम उत्तर लिखे हैं। क्या लिखा है? जल के लिए H2O, बेरियम क्लोराइड BaCl2 तथा सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करवाते हैं। जब NaSO4 से अभिक्रिया करवाते हैं NaCl प्लस BaSO4 क्या प्राप्त हो? NaCl BaSO4 प्लस प्राप्त होता है। और जबकि NaCl ये क्या है? NaCl एक सोडियम क्लोराइड है जिसे बोलते हैं लवण या नमक भी बोल सकते हैं। और BaSO4 ये क्या है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है? अवक्षेप होता है और ये किस कलर का? श्वेत कलर का होता है। आप सबको दिखाई नहीं देता होगा, हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं NaCl क्या है? एक लवण है। NaCl लवण है। जैसे कि BaSO4 क्या है? एक अवक्षेप है और किस कलर में? श्वेत कलर में होगा। ये जल में अघुलनशील होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किए हैं उसको भी देख लेते हैं। और इसमें कुछ बोल रहे हैं क्लास 9 पर पढ़ चुके हैं। तो बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। यहाँ बोल रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया क्रिया के समय किसी भी तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, और ना तो कोई परमाणु मिश्रित से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिलता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध में टूट एवं जुड़ने नए पदार्थ का निर्माण बोल रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ ना तो किसी में मिश्रित होता ना ही होता, परंतु ये क्या होता है? एक दूसरे से साझेदारी करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। और ये बोलना है कि चैप्टर हम 3-4 में भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 में भी हम सब देखेंगे। चलिए आगे करते हैं। यह बोल रहा है कि बीकर लीजिए। क्या लीजिए? एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के सूत्र होते हैं CaO। कैल्शियम सल्फेट ऑक्साइड क्या होता है? CaO को तथा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 को जब मिलाएंगे तो हमको यहाँ प्राप्त क्या होगा? CaCO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। ये कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखा है जब हम जल के साथ, यहाँ देख लीजिए, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड किसको? जब जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? बुझे हुए चूना प्राप्त। सबसे पहले आता है कि यहाँ CaOH को CaOH के होल 2 ये बना कैसे? ये बना कैसे? तो ये बोल रहा है कि जब जल लीजिए उसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड मिलाए, जल में जब कैल्शियम ऑक्साइड मिलाइएगा तो प्राप्त क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड
हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होगा और उष्मा भी यहाँ से क्या होगा, मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, उष्मा भी मिलेगा। सबसे पहले यह है कि जैसे कि हम CaOH कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब बुझे हुए चूना का नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को मिलाते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। अब सबसे ये आता है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता कैसे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता कैसे है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, ये बताया गया है, जब हम जल में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे, जब जल में हम किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और यहाँ से क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। चलिए यहाँ पे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया करता है, तीव्रता से अभिक्रिया कर करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, CaOH का Hol2। इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्योंकि यहाँ पे देखिए बुझा हुआ चूना के अब आता है कि सूखा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, वो दोनों भी बता देंगे, यहाँ पे लिखे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा क्या करता है, उत्पन्न करता है। उष्मा क्या करता है, यहाँ से रिलीज करता है। जैसे कि CaOH कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे देखिए जल नहीं ना है, जल नहीं है तो ये क्या बोला जाएंगे, बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलेंगे, बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें जल तो है नहीं, जल नहीं है तो इसका बोलेंगे बिना बुझा हुआ। बिना बुझा हुआ चूना का क्या सूत्र होता है, CaOH, CaO क्या होता है, CaO। और CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाएंगे, ये बुझा हुआ चूना में, बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जल है। क्या है, जल है। ऐसा नहीं कि ये जल है, मतलब ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं ये जल है, क्योंकि वो H2O आप पढ़े होंगे तो ये थोड़ा सा याद रहेगा। H2O पढ़े हैं तो H2O क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, तो OH को हम जल बोल रहे हैं यहाँ समझने के लिए। तो बुझा हुआ चूना में क्या होगा कि वो H रहेगा, जबकि बिन बुझा हुआ चूना में H नहीं रहेगा। बस यह दोनों को देख लीजिए। जैसे बिना बुझा में COH रहेगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। जबकि बुझा हुआ चूना में COH का Hol2, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। चलिए अब इसके नीचे में यहाँ देखिए कुछ बॉक्स में दिया है, इसको बोल रहा है कि ऊपर दिए गए अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूना को बोलते हैं COH का Hol2 का विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने में, आप सब अपने घर की पोताई करने में इसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें उपस्थित जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बोलते हैं, उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर एक कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली दीवार बना लेता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और इस दीवार पर चमक आ जाती है। रोचक की बात है, संगमरमर का सूत्र भी यही है। अब ये सबसे पहले यहाँ समझिए, आपको ये बता दिए कि COH का निर्माण कैसे होता है। जब COH को निर्माण करने के लिए हमको क्या पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड से जब हम अपने दीवार को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, या अपने घर की मिट्टी वाले घर में जब पेंट करते हैं तो ये 2-3 रोज उस वातावरण में कार्बन जो उपस्थित होता है उसके साथ ये धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद ये दीवार में जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं CaCO3। CaCO3 को भी क्या बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख दिए CaCO3 का निर्माण भी होता है। जैसे कि CaOH का Hol2 जब कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन के साथ मिलाते हैं, ये कार्बन गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड किसके रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है, ये बार बार पूछता है। और COH क्या है, जलीय विलयन के रूप में रहता है, AQ के रूप में रहता है। जबकि कार्बन गैस, ये गैस कहाँ रहता है, वातावरण में। जहाँ हम दीवार पर पेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उससे अभिक्रिया करके
ये 2-3 रोज के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसी का नाम क्या है? संगमरमर। इसी का नाम क्या है? संगमरमर। और यहाँ से क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण पर चर्चा करते हैं। तो आज ये संयोजन अभिक्रिया को अगले वीडियो में बता देंगे, परंतु इस पेज पे जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, हमको लगा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, परंतु ये संभव नहीं है। तो संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जैसे कोयले के दहन क्या है? संयोजन अभिक्रिया के, जैसे कि COH का C कार्बन हो गया सॉलिड फॉर्म में, जब इसको हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।